दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांतों में हेनरी फेयुल के बारे में और हेनरी फेयुल के कुछ सिद्धांत के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस चैप्टर में यानी दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांतों में हम दोस्तों दो लोगों के मैनेजमेंट के सिद्धांत पढ़ेंगे। किस किस के दोस्तों? एक तो दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर के और हेनरी फेयुल के। दोस्तों दोनों के जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग लेवल के हैं। मतलब दोस्तों मैंने आपको लेवल बताए थे भाई, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो दोस्तों हेनरी फेयुल के जो सिद्धांत है ना, हेनरी फेयुल के जो प्रिंसिपल हैं वो दोस्तों टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, टॉप लेवल के लोगों से संबंधित है। जबकि दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो सिद्धांत बनाए हैं वो लोअर लेवल के वर्करों के हिसाब के सिद्धांत बनाए हैं। तो दोस्तों दोनों के ही सिद्धांत इम्पोर्टेंट है और पूरक है, ये विरोधी नहीं है, पूरक है। इसीलिए कहा जाता है भाई, मान लो कि दोस्तों जैसे हेनरी फेयुल ने टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए बनाए हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर भी उसी के लिए बना देता और उससे अलग बना था, तो हम क्या बोलते दोस्तों कि विरोधी है, ये इनके प्रिंसिपल जो है विरोधी है आपस में। लेकिन दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर का संबंध है किससे? लोअर लेवल के मैनेजमेंट से, जबकि दोस्तों इसका संबंध है, हेनरी फेयुल का संबंध है टॉप लेवल से। तो आइए दोस्तों जानते हैं हेनरी फेयुल के बारे में। तो दोस्तों हेनरी फेयुल का जन्म जो है 29 जुलाई 1841 को तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तुर्की में हुआ था और 1841 में हुआ था। वैसे दोस्तों ये लोग फ्रांस के थे, कहने का मतलब यह है इसके पिताजी फ्रांस के थे और इनका फैमिली भी फ्रांस में ही रहती थी। लेकिन दोस्तों इसके पिता की पोस्टिंग उस समय तुर्की में हो रखी थी, इसके पिता की पोस्टिंग तुर्की में हो रखी थी, तो इनका जन्म दोस्तों तुर्की में हुआ था। हालांकि कई जगह ये लिखा हुआ है कि इनका जन्म भी दोस्तों कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इनका जन्म तुर्की में हुआ था क्योंकि इनके पिता की पोस्टिंग उस समय वहाँ थी। और दोस्तों 1847 में इनका पूरा परिवार जो है, इनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी वापस से, कहाँ पर? फ्रांस में। और दोस्तों हेनरी फेयुल के पिताजी भी जो है एक सिविल इंजीनियर थे। तो दोस्तों हेनरी फेयुल ने ओनली 19 साल की एज में ही दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। किस में दोस्तों? माइनिंग अकेडमी से, खनन की अकेडमी थी वहाँ से दोस्तों 1860 में, यानी 19 साल के जब थे जब ये ग्रेजुएट हो चुके थे। और दोस्तों 1860 में ही इन्होंने एक माइनिंग कंपनी ज्वाइन भी कर ली एज ए माइनिंग इंजीनियर के रूप में और वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इनके दोस्तों अच्छे कामों को देखते हुए 1988 में कंपनी के एमडी बन गए थे ये, यानी दोस्तों लगभग 27 साल बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके थे ये। और दोस्तों 30 साल तक ये एमडी के पद पर रहे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों जब ये आए थे तब कंपनी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली भी कंपनी क्या है, डूबी हुई थी। लेकिन दोस्तों सन 1900 में ही, मतलब लगभग 12 साल बाद ही दोस्तों वो कंपनी जो है ना, देश की दोस्तों सबसे बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री बन चुकी थी। और दोस्तों जब ये रिटायर हुए तब वो कंपनी पूरे यूरोप में दोस्तों एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी थी कोल स्टील की। और दोस्तों फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उनका काफ़ी मजबूत हो चुका था। तो दोस्तों इनका जो एक्सपीरियंस था उसके बिहाफ पर ही इन्होंने जो कुछ भी किया मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, जो भी इन्होंने सीखा या जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा, उसके बिहाफ पर ही दोस्तों इन्होंने एक बुक पब्लिश की 1916 में, जिसका नाम था दोस्तों जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मतलब सामान्य और औद्योगिक प्रशासन। हालांकि उस टाइम दोस्तों ये फ्रेंच में लिखी गई थी क्योंकि ये फ्रांस से थे। और दोस्तों इसका 1949 में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में जे स्टार्स के द्वारा। तो दोस्तों जब इस बुक का ट्रांसलेट हुआ तब दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर हुई, इनके जो थ्योरीज थी, इनके जो प्रिंसिपल थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए। बेसिकली दोस्तों हेनरी फेयुल जी ने बताया कि एक मैनेजर का क्या कार्य होता है और दोस्तों उसको कार्य करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने दोस्तों इस बुक में किसी भी कंपनी के 6 फंक्शंस बताए थे, 6 एक्टिविटी आप बोल सकते हैं, जिसमें दोस्तों उन्होंने बताया टेक्निकल, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटी, इसके अलावा मैनेजेरियल एक्टिविटी यानी प्रबंधकीय एक्टिविटी। और दोस्तों इसी मैनेजेरियल एक्टिविटी में ही इन्होंने
वो कार्य बताए थे जिन्हें आज हम मैनेजमेंट के 5 कार्य के रूप में जानते हैं ना, उसमें ही दोस्तों इन्होंने कार्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे दोस्तों? इन्होंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कमांड और वेरीफाई। कौन कौन से 5 कार्य बताए इन्होंने? प्लानिंग बताई, ऑर्गेनाइजेशन बताया, कोऑर्डिनेशन बताया, कमांड बताया और वेरीफाई बताया। तो दोस्तों इसके 5 में से ही 4 को तो हम जानते हैं। प्लानिंग तो प्लानिंग है ही, ऑर्गेनाइजेशन है ही। इसके अलावा दोस्तों ये है ना कमांड यहाँ पर है डायरेक्शन। और दोस्तों वेरीफाई जो है ना, वेरीफाई को आज हम नाम से जानते हैं कंट्रोलिंग के नाम से। कोऑर्डिनेशन में दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो भी काम या दोस्तों टास्क आप कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना, मतलब कोऑर्डिनेट रखना। तो दोस्तों 4 कार्य तो ये बता चुके थे। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। दोस्तों ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने मैनेजमेंट के कार्य को बताया था, ध्यान रखना। फर्स्ट इंसान थे दोस्तों ये। और इसीलिए दोस्तों ये किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। और दोस्तों इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत भी बनाए जो कि दोस्तों आज भी किसी भी कंपनी में एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो ये तो थी दोस्तों इनके बारे में जानकारी। अब आइए दोस्तों कुछ प्रिंसिपल के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनके 14 प्रिंसिपल जो बताए गए हैं। तो दोस्तों इनका पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कार्य का बंटवारा, कार्य के बंटवारे का सिद्धांत। कल के वीडियो में भी दोस्तों मैंने इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको बताया था। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या बोलता है ये। तो ये प्रिंसिपल बोलता है दोस्तों कि एक आदमी तभी अच्छा काम करता है जबकि उसको उसके मतलब का काम दिया जाए, जबकि उसको उसके मतलब का काम ही दिया जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर उस व्यक्ति को वो काम दे दो जिसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है, या फिर वो बंदा जिसमें अच्छा है। किसके अनुसार? उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, और दोस्तों उसका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, तो उसको वो काम दे दो। अब इसके पीछे दोस्तों हेनरी फेयोल ने कारण ये बताया कि जब एक आदमी एक काम बार बार करेगा ना, तो दोस्तों वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस, यानी दोस्तों कुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। कुशलता और प्रभावशीलता क्या होती है ये भी मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ। कुशलता यानी दोस्तों एफिशिएंसी वो होती है कि आप एक काम को कम से कम खर्च में, बिना कोई वेस्ट किए हुए, बिना अपने रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए, कम से कम खर्च में वो काम कर दे, ठीक है। और दोस्तों इफ़ेक्टिवनेस वो होती है कि काम को टाइम पर करना, काम को टाइम पर करना। तो दोस्तों जब एक आदमी एक ही काम को करेगा तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कहना था हेनरी फेयोल का। इसलिए हमें काम को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और दोस्तों उस व्यक्ति को वही काम देना चाहिए जिसमें दोस्तों उसको थोड़ा ज्ञान हो, वो बंदा उसमें अच्छा हो, जिससे दोस्तों वो स्पेशलिस्ट बन जाए, उस काम का एक्सपर्ट बन जाए। और दोस्तों हेनरी फेयोल ने ये भी कहा कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये केवल फैक्ट्री के वर्करों पर ही लागू किया जा सकता है या प्लांट में ही ये लागू किया जा सकता है। टेक्निकल लेवल का हो, मैनेजर के लेवल का हो, या फिर किसी भी लेवल का हो, हर जगह दोस्तों ये चीज़ अप्लाई की जा सकती है। मतलब हर जगह कार्य को बांटा जा सकता है। जैसे दोस्तों एक फैक्ट्री है, उसका काम दोस्तों क्या है? बॉक्स बनाना, कागज़ के बॉक्स बनाना। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले क्या होगा कि कागज़ को उस साइज में काटना जिस साइज में हमें डब्बा बनाना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद दूसरा काम क्या होगा? उस कागज़ को उस शेप में मोड़ना, मतलब जैसे चौकोर है, गोल है, किस टाइप का वो बॉक्स बनने वाला है, तो उस शेप में बदलना। इसके बाद दोस्तों उस बॉक्स पर पेंट करना और दोस्तों फिर प्रिंटिंग करना। तो ऐसे काम हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए फेयोल के अनुसार कि ये जो पूरा कार्य है वो अलग अलग भागों में बांट दो इसको, कि भैया आपका काम केवल इतना सा है कि आपको इस साइज का पेपर काटना है। इसके बाद दोस्तों कि आपका काम ये है कि इस पर पेंट करना है आपको। दूसरा आपका काम ये है कि इस पर प्रिंटिंग करना है। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों उन लोगों में बांट देना जिनका थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस है या काम करना आता है। इससे दोस्तों क्या होगा कि वो आदमी उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाएगा और उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी इम्प्रूव होगी। अब दोस्तों एक ही आदमी सारे काम कर रहा है या दो से अधिक काम कर रहा है, तो दोस्तों क्या वो स्पेशलिस्ट बन सकता है?
क्या वो काम टाइम पर हो सकता है? क्या उसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सकती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था हेनरी फ्योल का पहला प्रिंसिपल, जिसका नाम था दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें दोस्तों आप इफेक्ट भी लिख सकते हैं अलग से कि भैया अगर ये अप्लाई करोगे तो ये इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। यदि आप ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हो तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट में आप लिख सकते हो कि भैया स्पेशलिस्ट बनेगा एक आदमी, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उसकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी। और दोस्तों यदि आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते हो तो इनका उल्टा आप लिख सकते हो कि भैया एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यदि बात की जाए इनके दूसरे प्रिंसिपल की, जिसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोस्तों अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं इसको बताऊँ क्या बोलूँगा, अधिकार और दायित्व की समानता का सिद्धांत। अधिकार और दायित्व की समानता का सिद्धांत क्यों ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, आगे समझिए। अधिकार का मतलब क्या है दोस्तों? अधिकार का मतलब है भैया कोई भी डिसीजन लेने का मेरे पास पावर है, और दोस्तों किसी काम को करने के लिए मुझे अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये अधिकार का मतलब ये है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दोस्तों क्या है? जिस काम के लिए हमें अधिकार दिए गए हैं उस काम को पूरा करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बेसिकली दोस्तों ये प्रिंसिपल बोलता क्या है कि भैया आपके जो अधिकार हैं और आपके जो दायित्व हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। अब समानता कैसे? कि भैया जितनी ज़रूरत है ना उतने ही तो अधिकार दो, जितनी ज़रूरत है उतने ही अधिकार दो, और जितने अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार ही उसको काम दो, या फिर उसके अनुसार ही उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दो। जितना दायित्व दिया गया है उसके अनुसार तो अधिकार दो, और जितने अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार उसको दायित्व दो। कहने का मतलब यह है दोनों में बैलेंस होना चाहिए, कि ज़्यादा अधिकार मत दो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, भाई उसके अधिकार ही आपने नहीं दिए तो उसके दायित्व भी ज़्यादा मत दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आपने आपके सेल्स मैनेजर को कहा है भैया ये एक कंपनी से आपको 20 करोड़ की डील करनी है, एक कंपनी से आपको 20 करोड़ की डील करनी है। आपने दोस्तों उसको अधिकार दिए गए हैं कि ये डील है ना आप 40 दिन की क्रेडिट पर कर सकते हो, 40 दिन के उधार पर। यहाँ पर 40 दिन की क्रेडिट का क्या मतलब है दोस्तों, कि आप जो डील करोगे ना, मतलब सेल्स क्या करेगा यार, खरीदने वाले से तो डील करेगा ना जो आपका माल खरीदेगा, तो उसको दोस्तों 40 दिन के उधार पर माल दे सकता है कि आप मुझे 40 दिन बाद पैसा दे देना। तो आपने दोस्तों सेल्स मैनेजर को क्या अथॉरिटी दी है कि आप 40 दिन के क्रेडिट पर ये सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो आपका कस्टमर है, जो आपसे डील करने वाली कंपनी है, वो बोलती है बोले भैया हम डील कर लेंगे, हम डील कर लेंगे, लेकिन भैया हमें 60 दिन की क्रेडिट चाहिए, कि भैया हम तो 60 दिन बाद आपका पैसा चुकाएंगे। डील करनी है तो हाँ बोलो, नहीं तो वैसा करो। लेकिन दोस्तों कंपनी ने उस सेल्स मैनेजर को अधिकार नहीं दिए 60 दिन के लिए, केवल 40 दिन के लिए ही दे रखे हैं, तो वो डील नहीं हो पाई। अब दोस्तों यहाँ किसकी गलती? यहाँ दोस्तों सेल्स मैनेजर की कोई गलती नहीं है, कंपनी की गलती है। कंपनी ने दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि भैया आपको ये डील करनी है, 20 करोड़ की ये सेल करनी है, डील करनी है, लेकिन दोस्तों आपने उनको अधिकार नहीं दिए कि 60 दिन के क्रेडिट पर आप ये डील कर सकते हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, दायित्व दे दिया, लेकिन अधिकार नहीं दिए। तो यही ये नियम बोलता है दोस्तों, यही ये नियम बोलता है भैया समानता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पर सेल्स मैनेजर को 60 दिन के क्रेडिट पर सेल करने की छूट देनी चाहिए थी, ताकि दोस्तों वो डील हो पाती और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाती, यदि उसको अधिकार मिलता तो। यहाँ पर दोस्तों अधिकार नहीं दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ, ज़रूरत यहाँ 60 दिन की है ना, तो ऐसा भी नहीं कि आप दोस्तों 100 दिन की छूट दे दो कि भैया 100 दिन के उधार पर आप सेल कर सकते हो। अगर 60 दिन की ज़रूरत है ना तो 60 दिन की ही छूट दो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है ना उतने ही अधिकार दो, ज़्यादा भी मत दो, कम भी मत दो तो ज़्यादा भी मत दो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा यदि आप दोगे तो मिसयूज होगा, कम यदि आप देते हो तो उसके उत्तरदायित्व तो पूरे नहीं हो पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि अधिकार व दायित्व की समानता का सिद्धांत है ये, अधिकार व दायित्व की समानता का सिद्धांत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दोनों सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, इसके आगे के सिद्धांत हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।